हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, अभी तक अपन ने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूले सारे डिस्कस किए, कंसंट्रेशन टर्म, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज कॉलिगेटिव और डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, क्वांटिटी डिपेंड्स, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आरएलवीपी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, उसको अपन ने वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, राइट। ऑफ कोर्स ही बात है, जो इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी, जो अपन ने फाइंड आउट किया, जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, इंटरेक्शन के इंक्रीज होने से अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उतनी टेंडेंसी से ऊपर एवोपरेट नहीं होंगे। दैट मींस जो वेपर प्रेशर फाइंड आउट होगा वो डेफिनेटली प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से तो कम ही होगा। दैट इज व्हाई you can say that always whenever a non-volatile solute added into the solvent, right, the vapor pressure of the solution going to be decreases. So अगर मैं यहाँ पर total vapor pressure solution का find out करूँ, which is actually Pa plus Pb, but आपको पता है कि जो अपने पास में solute system है वो तो non volatile है, इसका मतलब है कि उसका प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? जीरो, तो Pa भी जीरो हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में A तो एवेपोरेट हो नहीं रहा है, राइट, तो डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वेपर प्रेशर का वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? बताओ बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। सो यू कैन से पी टोटल और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, राइट, वही पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। सो पीटी इज इक्वल्स टू व्हाट? पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स पी, ये अपन राउल्ट्स लॉ से लिया था। इसी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, राइट। मैं पी नॉट बी को जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ, पीबी को डिवाइड कर दिया पी नॉट बी से, इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स बी। दोनों इक्वेशन को मैंने, दोनों साइड्स को मैंने 1 में से माइनस कर दिया, 1 माइनस पीबी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, और पी नॉट बी माइनस पीबी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी को अपन क्या ले सकते हैं? बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। ये आपको पता है कि 1 में से माइनस करने पर अपन को दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, राइट। तो बेटा ये जो डेल्टा पीबी आपको ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना लोअर हुआ? फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कोई लिटरेचर डेटा नहीं है लेकिन समझाने के लिए है, 40 mmHg फॉर एग्जांपल अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करने पर कितना हो गया? 38। तो कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ? 2 mmHg। यही डेल्टा पीबी है और ये एलवीपी कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर आपने प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था पी नॉट बी से अगर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, उसके वेपर प्रेशर से, तो डेल्टा पीबी व्हेन डिवाइड बाय पी नॉट बी, दैट इज एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो किसके इक्वल होती है? बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए। और कितना आपने मोल फ्रैक्शन ए का ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया है। और सिंपली यू कैन से, as you are going to increase the mole fractions of component A into the solution, more and more difference is actually observed. जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करोगे उतना आपको वेपर प्रेशर में आपको डिक्रीमेंट जो है वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर एलैबोरेट करें, डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी, मैंने एक्स ए को डिफाइन किया, एन ए अपॉन एन टोटल होता है, एन ए प्लस एन बी। लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन पे वर्क करती है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि Na इज वेरी 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 लेस देन Nb, तो मैंने Na को नेग्लेक्ट कर दिया, तो डेल्टा Pb अपॉन पी नॉट बी क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, Na अपॉन Nb, राइट। तो डेल्टा Pb अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू, मैंने मोल्स ऑफ A को डिफाइन किया WA अपॉन Ma, और मोल्स ऑफ B को डिफाइन करेंगे WB अपॉन Mb, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली this is the formula of RLVP, delta PB upon P naught B is equals to WA into MB upon MA into WB, right? ये आप नोट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, PB और P total solution is always lesser than P naught B, ये भी मैंने आपको समझा दिया। P naught A और P naught B क्या अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B।
व्हाट इज डेल्टा पीबी, एलवीपी, व्हाट इज डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी, आरएलवीपी, जो किसके इक्वल होती है बताओ बेटा, एक्सए के, एंड दीज आर द डिनोशंस ऑफ एनए, एनबी, डब्ल्यूए, डब्ल्यूबी, एमए एंड एमबी। ठीक है, तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई पहली। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, मैंने थोड़ा क्विकली रिवाइज करने के लिए जो ऑलरेडी स्लाइड्स, ठीक है ना, मेरी कोचिंग में थी, वही मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे फटाफट रिवीजन हो जाए और अपन न्यूमेरिकल पोर्शन पर आए। ठीक है, तो थर्ड जो पार्ट होगा इसके बाद का वीडियो का, वो न्यूमेरिकल पोर्शन का होगा। और मैंने इसके अंदर वेंटो फैक्टर इंक्लूड नहीं किया बेटा अभी, बिकॉज एबनॉर्मल मोलार मास और वेंटो फैक्टर एक सेपरेट टॉपिक है और उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेट्स टेक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या लेंगे अपन, टी नॉट बी। अपन वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है बताओ बेटा, किससे इसको डिनोट करेंगे, टी नॉट बी। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो आप सॉल्यूट के इंटरेक्शन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर टी नॉट बी इज ऑलवेज लेसर एंड टीबी, जो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, विल बी ऑलवेज ग्रेटर। एक कॉमन एग्जांपल अगर अपन इसको लाइफ से रिलेट करें तो वो ये ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया, नॉर्मल 1 atm प्रेशर पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ पार्ट NaCl का या कुछ पार्ट शुगर का मिक्स करेंगे तो ऑफ कोर्स बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट। तो डेफिनेटली TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन T नॉट B, व्हिच इज कॉल्ड डेल्टा TB। इसी को अपन कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज always proportional to the molar concentration of solute in the solution। जितनी ज्यादा मोलल कंसंट्रेशन, मोलालिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, उतना डेल्टा टीबी ऑब्जर्व होगा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ठीक है, प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू केबीएम। केबी क्या है बेटा यहाँ पर, केबी इज बिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये बिलोस्कोपिक कांस्टेंट है केबी। ठीक है, और केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। आप चाहो तो केबी की यूनिट याद कर सकते हो, करनी ही चाहिए, कई बार एग्जाम से डायरेक्टली एमसीक्यूज के अंदर यूनिट आती है, दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और सिंपली केल्विन पर मोलल। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम इज अनदर सेकंड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। इसको अपन ग्राफ से समझ लेते हैं। टेम्परेचर और एक वेपर प्रेशर का अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, और ये कोई स्केल ले ली, वहां पर ये जो प्रेशर है ये 1 atm पर मैंने एक जो है प्रेशर की लाइन ड्रॉ करी है। स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से, जो ये मैंने ग्रीन कलर से जो पेन का जो ग्राफ है, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये ए से आपको बी तक का ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए से बी तक का जो ग्राफ है वो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। स्लोली आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक है ना, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट जनरली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बेटा किसी सॉल्यूशन का या किसी लिक्विड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है। तो फाइनली आप इसको टेम्परेचर दे करके इसका वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, और जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिल्कुल सेम हो जाए या इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट पर सॉल्यूशन जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट भैया टेम्परेचर के बढ़ाने से यहां पर आकर के बॉईल हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर के सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो गया। अब आपने कुछ अमाउंट इसमें सॉल्यूट का डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा, सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है वो कर्व CD है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस कर्व में क्या हो रहा है, आपने जैसे ही इसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए, सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब इस पॉइंट पर आकर के जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये करस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर फॉल हुआ
वो एक्चुअली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और इस टाइम पे जो करस्पॉन्डिंगली ये जो डेटा फॉल आपको डेटा मिलेगा ये सॉल्वेंट का प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व हो गए। ऑफ कोर्स ही बात है, टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, राइट। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बताओ बेटा, टीबी माइनस टी नॉट बी। ये डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट है, और ये डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है बताओ, इट इज इक्वल टू द केबीएम, और किसके प्रोपोर्शन में होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में क्या यूज है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगा करके आप इसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो यू कैन से दैट delta TB is equals to KB, define molality, right, weight of solute upon molar mass of solute into the grams, then we are going to 1000। तो डेल्टा T क्योंकि हमें मोलालिटी को मैंने डिफाइन कर दिया, तो सर इससे क्या फाइंड आउट होगा, अरे बेटा अगर कोई सॉल्यूट जो कि अननोन है, उसका फॉर्मूला नहीं पता है आपको, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप उसका मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हो किसकी हेल्प से बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। व्हाट इज एमबी, कुछ डेजिग्नेशंस हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, यहां जो आपको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम के रेस्पेक्टिव, ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो मोलार मास और जो फाइंड करना है, ठीक है ना, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर सपोज एग्जाम में केबी की वैल्यू आपको नहीं मिलती है, तो एनसीईआरटी गिवन एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखेंगे, केबी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा वेप एच इनटू 1000। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। वैसे जनरली केबी की वैल्यूज देते हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन अगर केबी की वैल्यू नहीं दी और अगर सपोज ये सब वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, डेल्टा वेप एच, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, then you have to find out the value of kb, right? Here the value of r is 8.314 joule per kelvin per mole, ठीक है। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। शैल वी मूव नेक्स्ट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जब होगा तो अपन उस प्रॉपर्टी को एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। So whatever difference in the freezing point is there, delta TF, ठीक है, is proportional to molar concentration of solute, ठीक है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिप्रेस होगा, कम होगा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM, इसको भी डिफाइन कर दिया, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, जहां पर KF क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। बाकी डेजिग्नेशंस आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है ना। M इज द मोलालिटी, डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपने मोलालिटी को डिफाइन कर दिया, WA into 1000 upon MA into WB। जैसा वहां पर अपन ने KB की वैल्यू को फाइंड किया था, यहाँ पर अपन इसी फॉर्मूले से KF निकाल सकते हैं। वहां पर वेपराइजेशन एंथैल्पी थी, तो यहाँ पर फ्यूजन एंथैल्पी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्राफ को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं ग्राफ को कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का अपन ने कोई ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ आपको दिख रहा है T0B का, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर किसी सॉल्वेंट को मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। और अगर सपोज मैं इसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट लाऊंगा तो स्लोली 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 उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट की जो सॉलिड स्टेट है उसके वेपर प्रेशर से अगर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को अपन कौन सा पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फाइनली ये लिक्विड फेज से ये किस फेज में जा रहा है बताओ बेटा, ठीक है ना, ये सॉलिड फेज में जा रहा है। तो इस पॉइंट पर इसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड स्टेट का और जो वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का वो बराबर हो जाएगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपको पीछे जाना पड़ेगा, आप उसको फॉलो करें, दैट इज
वेपर प्रेशर, सॉरी दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, टी नॉट एफ। अगर आपने कुछ पार्टिकल्स से सॉल्यूट के ऐड कर दिए, अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिव इसका बॉइलिंग पॉइंट था जो अपन ने पहले पढ़ा, लेकिन अपन को तो फ्रीज करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रीज करना, स्लोली स्लोली सॉल्यूशन यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट शो करेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ करके सॉल्यूशन की लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये टीएफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, टी नॉट एफ ज्यादा है, टीएफ कम है, तो जब भी आप डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टीएफ विल बी ऑलवेज टी नॉट एफ माइनस टीएफ। जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में था उसको आपको सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस करना है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले पूरा पता करने से पहले एक बार ऑस्मोसिस को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। देखो बेटा, ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कैसे काम करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपोनेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डायनेमिज्म शो करता है, माइग्रेट करता है, ठीक है ना, तो उसको अपन डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गैसियस पार्टिकल से वो किसी एक पर्टिकुलर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, वो भी डिफ्यूजन है। कोई सब्सटेंस है, कलरफुल सब्सटेंस, इसको पानी में डाल दिया तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा और वाटर में पूरा स्प्रेड हो जाएगा, वो पानी में घुल जाएगा, आपको पूरे पानी का कलर चेंज दिखेगा, तो ये भी एक डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ऑस्मोसिस क्या है, अपन ने एक बड़ा सा कंपार्टमेंट लिया, इस कंपार्टमेंट को अपन ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है वो सेपरेट कर दिया, और उसके बाद राइट साइड का जो कंपोनेंट आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ये एक्चुअली इसमें ऑलमोस्ट ये है कंपोनेंट बी ही है, देयर आर वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट आर देयर, तो ये एक प्योर सॉल्वेंट का पूरा कंपार्टमेंट है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन गए तो इस पोर्शन में जो है वो सॉल्यूशन है, जहां पर कंपोनेंट ए इज माइनर एंड कंपोनेंट बी इज मेजर। तो रिलेटिवली अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं, और रिलेटिवली यहाँ देखें तो सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर कम है, और ये पूरे जो दोनों पोर्शन है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। अब ये एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल पिग्स ब्लैडर हो गया, ठीक है ना, सेलुलोज की जो लेयर है, ये सब एसपीएम की तरह वर्क करती हैं। तो इसमें स्पेशल जो है वो टेंडेंसी है दैट इसकी जो पोर एफिशिएंसी वो ऐसी है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही अलाउ करेंगी। सो व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पासिंग through their higher concentration to the lower concentration, the process is called osmosis। यहाँ पे concentration solvent की ज्यादा है, यहाँ पर concentration solvent की कम है, तो solvent के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं SPM से, तो ये अपनी higher concentration से lower concentration की तरफ migrate हो रहे हैं, and this process is called SPM, sorry this process is called osmosis, ठीक है। तो ऑस्मोसिस एक सिंपल सा फिनोमिना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको जो है वो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट करना है एसपीएम से। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो माइग्रेट होते जाएंगे, और जब तक ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों में इक्वल नहीं होता तब तक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में माइग्रेट होंगे, और वो भी किसके थ्रू होंगे बताओ बेटा? एसपीएम के थ्रू होंगे, इसी को अपन कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस तो ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में माइग्रेट कर रहे हैं, राइट, इस वक्त जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जो फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं ना, ये यहां से यहां जाने में, इसी फोर्स को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन को क्या पता है कि ये मॉलिक्यूल्स यहां से जाने में कितना फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं? तो इसके लिए अपन ने एक रिवर्सिबल प्रोसेस लिया। क्या लिया? अपन ने सॉल्यूशन के साइड में एक पिस्टन लगा दिया, और यहां से अपन प्रेशर को जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब प्रेशर यहां पर इंक्रीज होगा, किस साइड इंक्रीज होगा बताओ बेटा? सॉल्यूशन के साइड। तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो माइग्रेशन
राइट से लेफ्ट का हो रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ना राइट से लेफ्ट का माइग्रेशन तो हो ही रहा था, लेकिन अब यहां प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लेफ्ट से राइट भी माइग्रेट करेंगे, थोड़े बहुत स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है नाउ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सॉल्यूशन साइड सो दैट द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from their higher concentration to lower is going to be inhibited। इसको थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन धीरे 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 प्रेशर को मैं इंक्रीज करता जाऊं, मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहां पर जो ये बी के मॉलिक्यूल्स है वो जितना प्रेशर इंपार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, उतना ही प्रेशर राइट टू लेफ्ट इंपार्ट होगा। मतलब उस पॉइंट पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। सो ए पॉइंट एट विच द माइग्रेशन ऑफ solvent particles which are migrating from right to left and left to right is completely stopped, अगर ये पूरा प्रोसेस ऑस्मोसिस का स्टॉप हो जाए, राइट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक ऐसा प्रेशर जहां पर ऑस्मोसिस रुक जाता है। क्यों रुकता है वो समझना है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितना फोर्स राइट टू लेफ्ट अप्लाई कर रहे थे, उतना ही आपने पिस्टन से यहाँ प्रेशर लगाया, अब उतना ही फोर्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट अप्लाई करेंगे, और उस वजह से इक्वल फोर्स होने से ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो अल्टीमेटली एक वो पॉइंट है जहां पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अब सर इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? भैया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से लेना देना ये है कि सोचो अगर सपोज यहां सॉल्यूट के पार्टिकल की क्वांटिटी बढ़ा दी, किसकी बढ़ा दी? सॉल्यूट के क्वांटिटी बढ़ा दी। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाई तो बाय डिफॉल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की यहां कम करोगे उतना ग्रेडियंट बढ़ेगा, और जितना ग्रेडियंट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा फोर्सफुली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट में आएंगे, और उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को स्टॉप करने में। तो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन अगर आपने यहाँ पे बढ़ा दी बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ज्यादा पाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सपोज आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को यहाँ पर कम कर दिया, मतलब सॉल्वेंट बढ़ा दिया, तो ग्रेडियंट ज्यादा डेवलप नहीं होगा, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब यहाँ माइग्रेट होंगे तो पाई की वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी, बिकॉज वेरी लेस वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विल रिक्वायर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस हो तो सॉल्वेंट का रहा है, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं, लेकिन ऑस्मोसिस इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है बताओ बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन अगर मैं देखूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर के, और एट पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और उस पर डेल्टा जी 0 हो जाती है। ठीक है, और पाई पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो बेटा, अपन ने तीनों जो प्रॉपर्टीज मान ली है, वहां पर अपन ने मोल फ्रैक्शन या मोलालिटी की बात करी है, यहां पर एक्चुअली सी की बात करी, और यहां पर सी क्या है बताओ? मोलैरिटी। सो ऑस्मोसिस इज द ओनली प्रोसेस विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मोलैरिटी। वो डिपेंड करता है मोलैरिटी पर। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्यूशन पे वर्क करता है, और सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसलिए अपन को यहाँ पे टर्म क्या लेनी पड़ेगी? मोलारिटी। तो फाइनली पाई इज CRT, C is the concentration of solute, R is the universal gas constant, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, एंड टेम्परेचर का फैक्टर आप जो भी ले इन केल्विन, ठीक है, वो मैंने ले लिया, पाई इज इक्वल्स टू CRT। फिर कंसंट्रेशन मोलारिटी का फॉर्मूला Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन कर देंगे, WA अपॉन MA, RT ये वैल्यूज वहां से लेंगे कांस्टेंट्स की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ml में लेंगे, ऊपर क्या लगेगा? 1000। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो बेटा ये 4 फॉर्मूले हो जाएंगे किसके? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है ना, तो RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहां पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेंटो फैक्टर देन आई विल अपलोड द लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, और फिर उसके न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो और प्लीज, ठीक है ना, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है स्पेशली 12th बोर्ड के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।